हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज का पदधारी होने के लिए निरहर्ताएं या अनहर्ता मतलब अपात्र किस कंडीशन में होंगे, और अर्हता मतलब पात्र किस कंडीशन में होंगे, अर्थात एलिजिबल किस कंडीशन में होंगे और नॉट एलिजिबल कब होंगे। ठीक है, चलिए। पंचायत का पदधारी होने के लिए तो पहले हम देख लेते हैं कि धाराओं में कौन कौन से धाराओं के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चूंकि आपको नॉर्मल बुक्स में ये अनुच्छेदों के फॉर्म में मिलेगा, मैं इनको धाराओं में पढ़ा रहा हूं ताकि आगामी आने वाले सभी एग्जाम्स में ये काम आए, कोई भी प्रकार के एग्जाम्स में। और ये पूरा जो आपका सरकारी पुस्तक रहता है पंचायत विभाग से प्राप्त मार्गदर्शिका, जो सरपंचों और सचिवों के लिए दी जाती है, उन्हीं से ही कंटेंट है, ये पूरे मानक कंटेंट है। ठीक है, आप इनके आधार पर दावापत्ती भी कर सकते हैं। चलिए, चूंकि मैं बीच बीच के टॉपिक डाल रहा हूं, सभी टॉपिक मेरे पेड क्लास में है, बीच बीच के टॉपिक को हम देखेंगे आगे। धारा नंबर 14 को हम देखते हैं, मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता। अर्हता मतलब किस कंडीशन में वो एलिजिबल होगा, पात्र होगा। ठीक है, तो मत देने के लिए क्या होगा, तथा अभ्यर्थी होने के लिए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम के मतदाताओं की सूची में सम्मिलित है, पदधारी निर्वाचन में मत देने के लिए अधित होगा। मतलब किसी भी पदधारी के निर्वाचन के लिए, पदधारी मतलब जैसे कि किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों का चुनाव होना है, वो पद है, सरपंच और पंच का पद कहलाएगा, तो वो पदधारी कहलाएंगे, सरपंच और जो पंच बनने वाले हैं। तो उनके निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा, जो उस गांव की मतदाता सूची में नामित है या सम्मिलित है, जिसका नाम वो क्या होगा, अर्हता रखता है, अर्थात वो पात्र होगा, एलिजिबल होगा। दूसरा क्या कंडीशन है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जब तक कि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य ना हो, पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वासित किए जाने के लिए पात्र होगा। मतलब जो पंचायती राज का अधिनियम बना है, जो कानून बना है, और जो वर्तमान में, ठीक है, कानून लागू है, जो आईपीसी की धाराएं भी जो लागू होती है, वो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, कोई अन्य कानून लागू है, और साथ ही पंचायत का के लिए भी धारा के लिए जो अधिनियम बना है उसके कानून भी लागू हैं। ठीक है, तो उन कानूनों के अधीन यदि कोई अयोग्य न ठहराया गया है, मतलब अयोग्य नहीं है, तो वो पंचायत का पदधारी के रूप में निर्वासित किए जाने के लिए पात्र होगा, मतलब वो एलिजिबल होगा, वो चुनाव लड़ सकता है, सीधी सीधी बातों में कहा जाए तो, है ना। चलिए अब देखते हैं धारा नंबर 36, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ही आपको मेन फोकस करना है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पंचायत का पदधारी होने के लिए निरहर्ताएं मतलब कब वह एलिजिबल नहीं होगा। अनहर्ता भी कहते हैं, निरहर्ताओं को अनहर्ता, अर्हता और अनहर्ता अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो निरहर्ताएं मतलब कब कब वो अपात्र होगा, उस कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, अपात्र होने के लिए कंडीशन, तो कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदधारी का पात्र नहीं होगा। कब नहीं होगा भाई, जैसा लिखा है टेक्निकल वर्ड में वैसे ही क्वेश्चन जसकतस उठा के देता है पीएससी और व्यापम के पेपरों में। तो आपको टेक्निकल वर्ड ही पढ़ने हैं, मैं इसको सरलता से अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जो वर्डिंग्स लिखा है वही वर्डिंग को उठा के देगा पेपर में। ठीक है, वो सरल भाषा में नहीं देते, जैसे टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, जिस फॉर्मेट में पुस्तकें छपी हैं उसी फॉर्मेट में वो उठा के देता है। तो इस बिंदु का क देखते हैं हम, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के या तो पूर्व या उसके पश्चात, मतलब जो अधिनियम जो लागू हुआ है पंचायती राज व्यवस्था का, उसके प्रारंभ होने के पूर्व या तो पश्चात। पहला, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 याद रखेंगे, इसके अधीन या स्वापक पदार्थ नारकोटिक्स के उपयोग, मतलब कोई भी नशीले पदार्थ, ठीक है, उसके उपयोग, उसके विक्रय, मतलब उसको बेचने से संबंधित, नशीले पदार्थ के उपयोग करने से संबंधित, विक्रय से संबंधित किसी विधि के अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त तत्समय किसी विधि के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है। ठीक है, जब तक कि उसकी दोष सिद्धि के समय, यह बाद में पढ़ाऊंगा, देखिए यहां तक समझिए, अब सिद्ध दोष ठहराया गया है,
अपात्र कब होगा? यदि वह किसी नशीले पदार्थ का उपयोग करता पकड़ा जाए और उसका दोष सिद्ध हो जाए। ऐसा नहीं पकड़ाया है, पकड़ाने के बाद सिद्ध दोष होना चाहिए, मतलब दोष सिद्धि होना चाहिए न्यायालय में, है ना। साथ ही उसका विक्रय करते हुए पकड़ा गया है तो उसका दोष सिद्ध हुआ है। और यदि उस पर्टिकुलर राज्य में कोई कानून प्रचलित है उसके लिए, तो उस तत्समय जो मतलब उस समय जिस समय वो पकड़ाया है, तो उसके अधीन भी यदि वह सिद्ध दोषी है, मतलब अपराध उसका सिद्ध हो चुका है, तो वह अपात्र हो जाएगा पंचायत के पदाधिकारी बनने के लिए। और इसके अलावा क्या है, जब तक कि उसकी दो सिद्धि के समय से 5 वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे व्यतीत हो चुकी हो। अब ये क्या बोल रहे हैं? देखिए भाई, अब उसे सजा हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि सजा हो गया तो जिंदगी भर के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता पंचायत का, ऐसा नहीं है। इसके लिए पर्टिकुलर समय है। मान लो किसी व्यक्ति को दो सिद्धि हो गया और उसे 1 साल की सजा हो गई है, ठीक है, तो दो सिद्धि के समय से 5 वर्ष की कालावधि, और उसे जिस दिन दो सिद्ध किया गया है, जिस दिन उसे पहला दिन जिस दिन उसे दो सिद्धि हो चुकी है, मतलब उसे न्यायालय में दोषी ठहराया जा चुका है, उसके 5 वर्ष की कालावधि के बाद ही वह निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है, अर्थात पंचायत का पदधारी बन सकता है 5 वर्ष के बाद। ठीक है, ये जनरल नियम है। लेकिन कई कंडीशन ऐसे होते हैं, विशेष कंडीशन, जिसमें राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के आधार पर सीमाएं तय कर देती है। इस 5 वर्ष की कालावधि को कई राज्य सरकार 3 कर देता है, 3 वर्ष कर दिया मान लो, विशेष कंडीशन में किसी विशेष व्यक्ति के लिए, हाँ चलो इसको छूट दे देना चाहिए कि इस जिस दिन से वो दोष सिद्ध हुआ है, वो पकड़ा गया और उसकी दोष सिद्धि हो गई, उसके 3 वर्ष के बाद राज्य सरकार ने क्या किया, 5 वर्ष की जगह क्या कर दिया, विशेष, ये लिखा ना राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में, हाँ तो राज्य सरकार ने एक विशेष सीमा तय किया, 5 वर्ष की जगह उसे 3 वर्ष कर दिया और बोला कि आप 3 वर्ष के बाद अगला चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी वो पात्र हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 5 वर्ष, और इसके अलावा राज्य की सरकार उसकी सीमा को कम भी कर सकती है। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये तो आपका क्या बोलने के लिए, क्या बोलना चाहिए, नशीले पदार्थ के लिए। और दूसरा जो है, किसी अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया, मतलब कोई और अन्य आईपीसी की धारा के तहत यदि वह सिद्ध दोष ठहराया गया है और उसे कम से कम 6 माह की कारावास, 6 माह से कम के कारावास के लिए वो तुरंत चुनाव लड़ सकता है, कारावास, ठीक है, 1 महीने 2 महीने के लिए। लेकिन अगर 6 माह, कम से कम 6 माह या 6 माह से ऊपर का यदि उसे कारावास हुआ है, जेल हुआ है ना, मतलब दंडादिष्ट किया गया है, उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में उसके छोड़े जाने से, मान लो उसे 6 महीने का कारावास हुआ मिनिमम, अब 6 महीना के कारावास के बाद उसे छोड़, मान लो किसी दिन उसे छोड़ा गया, इस छोड़े जाने की तिथि से 5 वर्ष के बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है पंचायतों का, है ना, 5 वर्ष। और यदि राज्य सरकार चाहे तो, ये लिखा है ना, राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, ठीक है, मतलब यदि राज्य सरकार चाहे तो वो छोड़े जाने की तारीख से एक समय सीमा को कम भी कर सकता है, जैसे वो उसने कर दिया 2 वर्ष, मान लो बोलेगा कि इस छोड़े जाने की तारीख के 2 वर्ष के बाद वो चुनाव लड़ सकता है, ऐसा राज्य सरकार इस सीमा को कम भी कर सकता है। मैक्सिमम किसका प्रावधान है, 5 वर्ष के लिए कालावधि लिखी गई है कि छोड़े जाने से 5 वर्ष की कालावधि, 5 वर्ष की कालावधि, तो उसको पास करना ही पड़ेगा, 5 वर्ष की कालावधि के बाद ही वो निर्वाचन के लिए योग्य होगा, मतलब वो, अर्थात वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो विशिष्ट मामलों में इस काल अवधि को कम भी कर सकती है, बोलेगा कि ठीक है भाई, तुम्हारा नेचर वगैरह जैसा भी है ना, कोई भी सुविधाएं होंगी उसमें या कोई भी उपबंध होंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर बोल दिया राज्य सरकार कि आप 3 साल के बाद चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा वो, है ना, जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष ही उसे व्यतीत करना पड़े। अब देखिए जो पॉइंट नंबर का है उसके अंतर्गत 2 प्रावधान है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर ख देखते हैं, ख में क्या बोला है, जो विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, मतलब किसी न्यायालय के द्वारा किसी को पागल, विकृत चित्त मतलब पागल घोषित कर दिया गया है, या सनी जैसा है ना, या दिमाग से अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो उस कंडीशन में वो अपात्र हो जाएगा पंचायत के पदधारी बनने के लिए। ठीक है, ग बिंदु क्या बोलता है, जो दिवालिया न्याय निर्णीत किए जाने वाला आवेदक है या जो अनुमोचित दिवालिया है, मतलब जिसे अनुमोचित मतलब दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है, फ्रॉड घोषित कर दिया गया है, उस कंडीशन में भी वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। घ बिंदु क्या बोलता है, जो किसी पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है, ठीक है, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी सहकारी सोसाइटी की या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम में सेवा में है, सेवा में है मतलब वो गवर्नमेंट जॉब करता है, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हो
चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत हो, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत होने वाले संविदा हो, संविदा नियुक्ति हो, जिसमें राज्य या केंद्र का 1 रुपया भी पैसा या 1% भी उसमें शेयर है, संविदा की नियुक्ति या पूरा फुली गवर्नमेंट जॉब, तो उस कंडीशन में वो लाभ का पद में होगा। लाभ के पद में कौन नहीं आते, ये संविधान जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मतलब जिनके वेतन भारित होते हैं, देखिए वेतन 2 प्रकार से मिलता है संविधान के अनुसार, एक होता है भारित वेतन, दूसरा होता है पारित वेतन। जो सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है वो पारित होता है, मतलब एक निश्चित अमाउंट के बाद उन्हें टैक्स भरने की आवश्यकता पड़ती है और सभी में कुछ न कुछ मामलों में कटौती होती है। और दूसरा होता है भारित वेतन। भारित का तात्पर्य भार रहित है, मतलब उन्हें जैसे राष्ट्रपति और अन्य उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए भारित वेतन होता है, ठीक है? तो वे लाभ के पद पे नहीं आते, ठीक है? लाभ के पद में नहीं आते, मतलब उन्हें कोई भी किसी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती और उन्हें किसी भी प्रकार का टीए-डीए में कटौती वगैरह ये सभी चीजें नहीं होती हैं। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो लाभ के पद में बेसिकली आप मोटा-मोटी तौर पर अगर मानना चाहें तो सरकारी कर्मचारी या संविदा कर्मचारी जो कि गवर्नमेंट से लाभ लेता हो, वो लाभ के पद के अंतर्गत है। वो पंचायत के चुनाव पदाधिकारी बनने के लिए, ठीक है, अपात्र होगा। अब आगे बढ़ते हैं। परंतु कौन सा लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता ये भी बताएं। नोट, ये बिंदु को याद रखना। परंतु किसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण इस खंड के अधीन निर्हित, मतलब अपात्र हुआ, नहीं समझा जाएगा। मतलब यदि किसी गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को पटेल के रूप में नियुक्ति की है, भू राजस्व संहिता के अंतर्गत पटेल बनाया है, मतलब वो सरकारी खजाने से पैसा तो ले रहा है, सरकारी खजाने से उसे पैसा पेमेंट दिया जा रहा है। क्या पेमेंट दिया जा रहा है? उसके मंथली उसका इनकम हो रहा है, फिर भी वो लाभ के पद में नहीं आएगा। वो पटेल है, उसे सरकार से पैसा मिल रहा है, फिर भी वो लाभ के पद में नहीं आएगा पटेल रहते हुए भी। ये भू राजस्व संहिता के कानून के अंतर्गत लिखा गया है और वो पंचायत का पदधारी होने के लिए पात्र होगा। अपात्र नहीं होगा, वो पात्र होगा, वो चुनाव लड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। और कौन है? अंगा वाले बिंदु में देखते हैं। जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की या किसी पंचायत की या किसी पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी सहकारी सोसाइटी की या केंद्र सरकार की या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा में, मतलब वही कंडीशन है पूरे, और किसी भी प्रकार से वो भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के कारण पदच्युत कर दिया जाता है। कहने का मतलब है यदि उसे भ्रष्टाचार और निष्ठाहीनता के कारण किसी सरकारी पद से या संविदा पद से उसे निकाला गया है तो उस कंडीशन में वो पंचायत का पदधारी होने के लिए अपात्र हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, अर्थात अनर्ह हो जाएगा, अर्थात उसे निर्हित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए च बिंदु देखते हैं। आई होप आपको पूरा समझ आ रहा होगा पॉइंट टू पॉइंट। जो पंचायत के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कोई अंश या हित रखता है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के सहायता से चलाई जाने वाली किसी भी संविदा नियुक्ति या संविदा कार्यक्रमों में वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका हिस्सा है, हिस्सेदारी है, ठीक है, उसका परसेंटेज है, तो उस कंडीशन में भी वो पंचायत का पदधारी होने के लिए अपात्र हो जाएगा। ठीक है, नोट, अब किस कंडीशन में अपात्र नहीं होगा बोल रहा है, इसके रहते हुए भी, परंतु किसी भी व्यक्ति को खंड चा, ये जो चा बिंदु है ना उसे खंड चा लिखा, खंड चा के अधीन केवल इस कारण से निर्हित हुआ नहीं समझा जाएगा कि के बाद पहला पॉइंट, कब उसे अपात्र नहीं समझेंगे कि पहला बिंदु, किसी संयुक्त स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में उसका कोई अंश है या छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1972 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था सहकारी सोसाइटी में जो पंचायत के साथ संविदा करेगी या जिसे पंचायत द्वारा या पंचायत की ओर से नियोजित किया जाएगा, इसका कोई अंश या हित है। मतलब इस प्रकार के ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या सहकारी सोसाइटी जो पंचायत के अधीन संविदा के रूप में कार्य कर रही है, मतलब उसके साथ शेयरिंग में है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, उसका अंश नहीं समझा जाएगा, उसका अंश होते हुए भी वो अपात्र नहीं होगा, वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ऐसी किसी समाचार पत्र जिसमें पंचायत के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जाता है, इसका कोई अंश या हित है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हिस्सा किसी समाचार पत्र में है और उस समाचार पत्र में पंचायत के कार्यकलापों से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं, तो उस व्यक्ति का उस समाचार पत्र में अंश होते हुए भी वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, पदधारी बन सकता है। समझ गए? मतलब वो अपात्र नहीं होगा। अपात्र कब नहीं होगा बता रहा है। तीसरा, वह पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई डिवेंचर धारण करता है या पंचायत द्वारा या उसकी ओर से लिए गए किसी उधार से अन्यथा संबंधित है, किसी भी उधार से संबंधित हो या डिवेंचर धारण करता हो तो भी वो अपात्र
नहीं होगा, वो एलिजिबल होगा, वो पात्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस 3 कंडीशन के अंतर्गत वो अपात्र नहीं हो सकता। भाई नोट लिखा है, भले ही उसका अंश या हिस्सेदारी हो, लेकिन वो अपात्र किन कंडीशनों में नहीं होगा, ये नोट के 3 बिंदु में लिखा गया है। अब देखते हैं च के बाद 6 बिंदु को। जो पंचायत की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित किया गया है, वैतनिक विधि व्यवसायी, लॉ व्यवसायी के रूप में जो वेतन पाता है पंचायत की ओर से, ऐसा नियोजित किया गया है, ऐसा रहते हुए भी वो क्या हो जाएगा, अपात्र हो जाएगा। जो पंचायत की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित किया गया है, वह पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो जाएगा। ये अपात्र वाला कंडीशन है। ठीक है, झ जिसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छापूर्ण ग्रहण कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अणुशक्ति की कोई अभिस्वीकृति दे दी है। कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो जाहिर सी बात है वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा और वो पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं या बिंदु को। तो या के अंतर्गत क्या है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार किए जाने वाले किसी निर्वाचन में नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्ववर्ती 5 वर्षों की कालावधि के दौरान धारा 130, ये याद रखेंगे, के अधीन निरश्रित अधिनियम के अधीन निर्हित अपात्र कर दिया गया है और ऐसी निर्हरता की कालावधि व्यतीत नहीं हुई है या ऐसी निर्हरता नहीं हटा दी गई है। मतलब कोई भी ये जो अधिनियम है, ये जो पंचायती राज अधिनियम चल रहा है, इस अधिनियम के अधीन यदि उसे धारा 130 के अधीन क्या कर दिया गया है, धारा 130 को आगे पढ़ाऊंगा, तो उसके अधीन क्या कर दिया गया है, उसे अपात्र कर दिया गया है या निर्हित कर दिया गया है, तो वह पंचायत के पदधारी बनने के लिए भी अपात्र हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर समय क्या है, 5 वर्ष का, 5 ईयर का ही है, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, मतलब तारीख के पूर्ववर्ती 5 वर्षों की कालावधि, मतलब सपोज इस दिन उसे चुनाव लड़ना है और इस तारीख के 5 वर्ष के पहले किसी कारण से, किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी कारण से उसे अपात्र घोषित कर दिया गया है। मान लो इस जिस दिन चुनाव होना है उसके 3 वर्ष पहले ही अपात्र घोषित कर दिया है, तो वो अपात्र हो जाएगा। किसके लिए, पदधारी बनने के लिए भी अपात्र हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि निम्नवत तिथि में चुनाव लड़ना है और उसे जो सजा दी गई है वो 6 वर्ष पूर्व दी गई है, मतलब 6 वर्ष पूर्व दिए गए, तो उसने तो 5 साल काट लिए हैं पहले के, है ना। तो इस प्रकार 5 साल का बैन समझिए, 5 साल का बैन लग गया था, तो 5 साल का बैन खत्म हो गया किसी धारा 130 के अंतर्गत, तो 5 साल का बैन खत्म होने के बाद जब चुनाव होता है तो वो उसके लिए एलिजिबल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन राज्य विधानसभा के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्हित, मतलब अपात्र है। राज्यसभा के विधानसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए यदि वह अयोग्य घोषित किया गया है, वर्तमान में प्रचलित किसी नियम, किसी कानून, किसी लॉ के, किसी विधि के अधीन, ठीक है, तो वह पंचायत के पदधारी होने के लिए भी अपात्र हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा उससे बड़ा, ठीक है, राजनीतिक इकाई है। तो उसी प्रकार जब विधानसभा के लिए एलिजिबल नहीं है तो पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए क्यों एलिजिबल होगा। इसमें एक और बिंदु लिखा गया, परंतु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर निर्हित, मतलब अपात्र नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। ठीक है, 21 वर्ष की आयु कम से कम होना चाहिए पदधारी बनने के लिए। 25 वर्ष से कम आयु में करके उसे हम पंचायत के पदधारी होने से नहीं रोक सकते। 21 वर्ष की कम से कम आयु से पूर्ण करनी चाहिए। अब ये साक्षर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया भी जुड़ा है इसमें कुछ बिंदु। जो साक्षर नहीं है वो पंचायत के पदधारी होने के लिए अपात्र हो जाएगा, निर्हित हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, वर्तमान में क्या बोल दिया है कि 5वीं पास और 8वीं पास होना चाहिए। किसको, पंच को 5वीं पास होना चाहिए और सरपंच को कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। ऐसा मैं कहीं पढ़ा था, है ना, वर्तमान में प्रचलित कानून के आधार पर। परंतु ये जो शर्त है, ये 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू नहीं होती। ये देखिए, जो साक्षर नहीं है वो पंचायत के पदधारी होने के लिए अयोग्य हो जाएगा, और जो साक्षर नहीं है उसमें क्या कंडीशन था कि जो जिसकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा है, वो भले ही साक्षर नहीं है, वो पंचायत के पदधारी होने के लिए अर्थात चुनाव लड़ सकता है, ऐसा था। लेकिन अभी वर्तमान में इसको बदल दिया गया है, इसलिए नोट बिंदु में लिखा हूं कि वर्तमान में पंच को 5वीं पास होना ही चाहिए, चाहे वो 30 वर्ष से अधिक आयु का क्यों ना हो, और जो सरपंच को 8वीं पास होना ही चाहिए, तभी वो पंचायत के पदधारी होने के लिए पात्र होगा, अर्थात सरपंच और पंच का चुनाव लड़ सकता है, या किसी अन्य जनपद सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। अणा बिंदु को देखेंगे अब, जिसके निवास परिषद में निर्वाचित हो जाने के 1 वर्ष के बाद भी जलवाहित शौचालय ना हो।
जलवाहित शौचालय नहीं होता। मान लो वो निर्वाचन से जीत गया चुनाव सरपंच या पंच का, और वो निर्वाचित होने के 1 साल के बाद भी उसके घर में यदि जलवाहित शौचालय नहीं है तो उस कंडीशन में वो अयोग्य हो जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा पद से। था जिसने किसी पंचायत अथवा शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण किया हो, कब्जा किया हो, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, वो अपात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपात्र हो जाएगा। ये सब अपात्रता के कारण है। जो नोट बिंदु लिखे ना वो अलग चीजें हैं। अब दूसरे उपधारा 2 को देखते हैं। सभी उपधाराएं हैं। उपधारा 2 का यदि कोई व्यक्ति पंचायत के पदाधिकारी या पदधारी के रूप में निर्वाचित किया गया हो, ख पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के काम में नियोजन स्वीकार कर ले, विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार कर ले, तब भी वो अपात्र कहलाएगा। पंचायत की इजाजत के बिना पंचायत या उसकी समिति के क्रमवर्ती 3 सम्मेलनों में अनुपस्थित है, मतलब लगातार 3 सम्मेलनों में यदि वो अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में उसके लिए कार्रवाई होगी और उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, और सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद वो अपात्र हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, पदधारी होने के लिए। अगला, 6 माह की कालावधि में हुए सम्मेलनों के आधे सम्मेलनों में उपस्थित नहीं होता है। यदि 6 माह की कालावधि में जो सम्मेलन हुए हैं उसमें से आधे या आधे से अधिक सम्मेलनों में यदि वो उपस्थित नहीं होता है, उस कंडीशन में उस पर कार्रवाई होगी। पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, फिर उसे पद से हटाने की क्रिया होगी। जो वह उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए ऐसा पदधारी नहीं रह जाएगा, वही बताया है, उसका पद रिक्त हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला है, परंतु जहां किसी पदधारी के खंड ग, ये जो ग बिंदु है, इसके अधीन अनुपस्थित रहने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया है और पंचायत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 1 माह की कालावधि के भीतर आवेदन पर अपने विनिश्चय से आवेदक को सूचित नहीं करती है, तो यही समझा जाएगा कि आवेदक को इजाजत पंचायत द्वारा दे दी गई है। मान लो वो 6 माह की कालावधि या सम्मेलनों में या लगातार 3 सम्मेलनों में उपस्थित नहीं होने के लिए आवेदन दे चुका था पहले ही। ठीक है, उपस्थित नहीं होने के लिए आवेदन उसने पहले दे दिया है। अब आवेदन वहां कहां चला गया, पंचायत में उसने दे दिया है, और पंचायत उसके आवेदन पर विचार नहीं की और 1 माह के बाद उसे आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचना नहीं दी गई, तो वह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसे आवेदन को पास माना जाएगा, क्योंकि पंचायत ने वापस उसे क्या बताया नहीं कि आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है, कि आपको छुट्टी दी गई है कि नहीं दी गई है ना। मतलब 1 माह के भीतर उसे बताना पड़ता पंचायत को रिप्लाई देके कि भाई हाँ, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया और आप छुट्टी पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर उसने नहीं दिया है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आवेदन का इजाजत पंचायत के द्वारा दे दी गई है ऐसा समझा जाएगा, और वो एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए, पदधारी बनने के लिए, पंच सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए, या लड़ने के लिए, या जो लड़ चुका है, सॉरी लड़ने के लिए बोल रहा हूं, जो लड़ चुका है, जो पदधारी हो चुका है, वो पद पर बने रहने के लिए, ये पद पर बने रहने की बात है ना, तो पद पर बने रहने के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, उसे हटाया नहीं जाएगा। अब देखते हैं इसी की उपधारा 3 को। उपधारा 3 में क्या बोला है, प्रत्येक मामले में यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या उपधारा 2 के अधीन कोई पद रिक्त हुआ है। उपधारा 2 में पद की रिक्ति के बारे में बताया है, जो ऑलरेडी पहले से पद में हैं, बैठे हैं, वो कैसे रिक्त होंगे उसके बारे में बताया है। तो उपधारा 3 में बताया है कि विनिश्चित कौन करेगा, कि इसका निश्चय कौन करेगा, हस्ताक्षर करके कौन बताएगा कि भाई ये वास्तव में उपधारा 2 में जितने भी चीजें लिखी हैं अपात्र होने के लिए या उसे पद से हटाने के लिए, वो वास्तव में हो चुका है। इसका भाई कोई स्पष्टीकरण तो करेगा ना, कोई स्पष्ट करेगा ना, तो कौन करेगा, उसके लिए सक्षम अधिकारी चुने जाते हैं। तो सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर होता है, वही विनिश्चय करता है, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत होगा, जो किसी व्यक्ति द्वारा उसके दिए गए आवेदन पर स्वप्रेरणा से अपना विनिश्चय दे देगा, स्वयं के इच्छा से विनिश्चित कर देगा कि इसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है या नहीं कर दिया गया है, या इसका पद अब रिक्त हो चुका है ना भाई, मतलब ये अब अयोग्य हो गया अपने पद पर रहने के लिए। इसका विनिश्चय कौन करता है, सक्षम अधिकारी। जब तक यथास्थिति कलेक्टर या संचालक पंचायत विनिश्चित नहीं करता कि पद से रिक्ति हुई है, तब तक वह व्यक्ति पदधारी बना रहेगा। उसका हस्ताक्षर होना विनिश्चित करना किसका, कलेक्टर और संचालक पंचायत का जरूरी है कि यह पद रिक्त हो गया, फलाना फलाना व्यक्ति निम्न कारणों से अपात्र था, तो इसकी पद की रिक्ति हो गई, अब नया चुनाव होकर यहां पर फिर से पद भरा जाए। ये विनिश्चय जब तक नहीं करेगा कलेक्टर या संचालक पंचायत, तब तक वो पुराना व्यक्ति पद पर बना रहेगा, भले ही वो कितना ही अनुपस्थित रहा हो या अपात्र रहा हो। ठीक है, चलिए। परंतु किसी पदधारी के विरुद्ध इस उपधारा के अधीन कोई आदेश से
सुनवाई का युक्ति अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। जो विनिश्चय है कलेक्टर और संचालक पंचायत के द्वारा वो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का उचित अवसर ना दे दिया जाए। ठीक है, ये वही बिंदु लिखा है। अब देखते हैं उपधारा 4 के बारे में। उपधारा 4 क्या बोल रहे हैं? उपधारा 3 के अधीन यथास्थिति कलेक्टर या संचालक पंचायत के विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से 30 दिन का कालावधि के भीतर क्रमशः संचालक पंचायत राजस्व मंडल को अपील कर सकेगा। यदि कलेक्टर या संचालक पंचायत विनिश्चय करके उसे हटा चुका है पद से, विनिश्चय कर दिया है मतलब कंफर्म कर दिया है कि उसका पद रिक्त हो चुका है, उसके बाद भी उसे अपील करने का समय दिया जाएगा 30 दिन। तो 30 दिन के भीतर वो संचालक पंचायत राजस्व मंडल को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील में उसका आदेश अंतिम होगा। अपील के बाद जो आदेश आएगा वही अंतिम आदेश होगा, उसके बाद और उसे अपील करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, वो फाइनल होगा। ठीक है, इस प्रकार अर्हता और निर्हरताओं को मैंने पूरे डिटेल में बताया है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 7 है। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मैंने डेमो में पार्ट 1, 2 ही डाल रखे हैं, अब पार्ट 7 डाल रहा हूं। तो बीच बीच के जो टॉपिक्स हैं, जो धाराओं के आधार पर, मानक बुक के आधार पर जो मैं बनाया हूं, वो नहीं डाल रहा हूं। वो आपको पेड क्लास में मिलेगा। यदि आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल 299 रुपए फी है, जो आप 7470999997 ऐप पर मुझे व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 299 रुपए फी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लक्ष्य विद भावेश गजपाल करके सर्च करें, वहां पर भी मैं पूरा डिटेल डालूंगा, इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, और अगर पूरी क्लास, पूरी पंचायती राज, पूरी नगरीय निकाय भी पढ़ाऊंगा, यदि पूरी क्लास चाहिए तो 299 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको वीडियो भी मिलेगा विथ पीडीएफ भी मिलेगा। ये डेमो के रूप में मैं इस वीडियो को डाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।